अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम को देते हैं, तो फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IFSI 2021 को। और इस रिपोर्ट से रिलेटेड एक या दो प्रश्न हमेशा आपके एग्जामिनेशन पेपर में होता ही है। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस रिपोर्ट को पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी कवर किया है। और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए जब आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे उसके बाद आपको इसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इस रिपोर्ट से रिलेटेड सारी प्रमुख बातों और डाटा को कवर किया है। तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस रिपोर्ट को हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं और इसे हम लोग इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भी कहते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में IFSR कह देते हैं। तो आइए हम इस रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि जो रिपोर्ट जारी किया जाता है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत जारी किया जाता है। तो जिस मंत्रालय के अंतर्गत जारी किया जाता है उसका नाम है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय। और इसी मंत्रालय के अंतर्गत जो भूपेंद्र यादव हैं वो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं और उन्हीं के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, भूपेंद्र यादव जो किस पद पर हैं, तो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं। साथ ही किस मंत्रालय के अंतर्गत जारी किया जाता है तो आपको वो भी याद होना चाहिए। और अगर हम बात करें कि जो रिपोर्ट तैयार किया गया है वो किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो वो FSI के द्वारा तैयार किया गया है, जिसे हम लोग भारतीय वन सर्वेक्षण कहते हैं। और इसका जो मंत्रालय है वो कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। और इसकी जो पहली रिपोर्ट आई थी, यानी कि IFSR की जो फर्स्ट रिपोर्ट आई थी वो कौन सी ईस्वी में आई थी, तो 1987 में प्रकाशित की गई थी IFSR की पहली रिपोर्ट। और अगर हम बात करें कि ये जो IFSI 2021 है वो कौन सा संस्करण है, तो वो 17वीं संस्करण है। 17वीं संस्करण यानी कि इस क्रम की ये 17वीं रिपोर्ट है, जिसे हम लोग IFSI 2021 कह रहे हैं। और अगर हम बात करें कि इस रिपोर्ट में जो आंकड़े दिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, यानी कि उन आंकड़ों का प्रयोग जो किया गया है वो किस तरह कलेक्ट किया गया है, तो याद रखिए कि हमारा भारत दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 है, उसी से इन आंकड़ों को प्राप्त किया गया है और उससे जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसी को इस रिपोर्ट में प्रयोग किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो IFSR रिपोर्ट होती है इसमें किन चीज़ों का आकलन किया जाता है, यानी कि इस रिपोर्ट को पढ़ने से हमें किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी। तो देखिए ये जो IFSR है वो वन और वृक्ष आवरण, साथ ही बाँस संसाधन, कार्बन स्टॉक और जंगल की आग का आकलन करता है। अगर हम लक्ष्य की बात करें तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भूभाग का 33% भाग क्या होना चाहिए, वन क्षेत्र होना चाहिए। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि हमारे देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र होना चाहिए और ये जो लक्ष्य रखा गया है वो किस नीति के तहत रखा गया है। तो इन सब बातें को आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये इसकी बेसिक बातें हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इस रिपोर्ट की विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं, यानी कि IFSI 21 जो है उसमें कौन कौन सी बातें खास रही हैं, तो हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो रिपोर्ट है इसमें पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और शेर संरक्षित क्षेत्र में वन आवरण का आकलन किया गया है। यानी कि इसके पहले जो रिपोर्ट आती थी उसमें इन चीज़ों को आकलित नहीं किया जाता था। ऐसा पहली बार हुआ है कि IFSR की रिपोर्ट में टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और शेर संरक्षित क्षेत्र में वन आवरण का आकलन किया गया है। वहीं जैसा कि FSI की जो नई पहल है जिसमें कि ज़मीन के ऊपर के बायोमास का अनुमान लगाना है, तो उससे रिलेटेड एक अध्याय को शामिल किया गया है। यानी कि आपको ये याद रखना है कि इस बार की जो रिपोर्ट है IFSI 2021 उसमें एक नए अध्याय को शामिल किया गया है और वो जो अध्याय है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो ज़मीन के ऊपर बायोमास का अनुमान लगाने से संबंधित है। और ये जो पहल है FSI की उसमें क्या किया जाएगा, उसमें इसरो की मदद से पूरे देश में ज़मीन के ऊपर बायोमास का आकलन किया जाएगा और फिर ज़मीन के ऊपर का जो बायोमास होता है उसको इंग्लिश में हम लोग एबव द ग्राउंड कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि एक नए अध्याय को शामिल किया गया है IFSR में, जिसमें क्या किया जाएगा,
इसरो के सहयोग से ज़मीन के ऊपर बायोमास का आकलन किया जाएगा। यानी कि ऐसा पहले नहीं किया जाता था, लेकिन IFSI 21 की जो रिपोर्ट आई है उसमें इस अध्याय को जोड़ा गया है, जिसके तहत अब आगे जो भी रिपोर्ट आएंगी उसमें ज़मीन के ऊपर के बायोमास का भी आकलन किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि एबव द ग्राउंड बायोमास क्या है, यानी कि ज़मीन के ऊपर का जो बायोमास है उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो देखिए, उसके अंतर्गत सभी जीवित वनस्पति आते हैं, और अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहो तो जैसे तना हो गया, शाखाएँ, छाल और पत्ते आदि शामिल हैं। यानी कि ज़मीन के ऊपर के बायोमास के अंतर्गत सभी जीवित वनस्पति जैसे कि तना, शाखाएँ, छाल, पत्ते आदि को शामिल किया जाता है। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने जब पढ़ा है तो हमने इसमें 2-3 टर्म्स को देखा है, जैसे कि वन आवरण देखे हैं, फिर वृक्ष आवरण। तो हमें ये जानना होगा कि ये कहते किसे हैं, यानी कि वन आवरण का मतलब क्या होता है। तो देखिए, वह भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो और इस भूमि पर लगे पेड़ों का कैनोपी घनत्व 10% से अधिक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, वन आवरण कहेंगे। यानी कि आपको सिंपल से याद रखना है कि वह भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो और उस भूमि पर लगे पेड़ों का कैनोपी घनत्व जो हो वो 10% से अधिक होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वन आवरण कहेंगे। लेकिन वहीं आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वन क्षेत्र किसे कहेंगे। तो देखिए, वन क्षेत्र जो होता है वो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है। यानी कि सरकारी रिकॉर्ड में जो भूमि की उपस्थिति दर्ज करवाई गई है कानूनी रूप से, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वन क्षेत्र कहेंगे। वहीं अगर हम वन आवरण को सिंपल सा समझें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति को जो दर्शाता है उसे हम लोग वन आवरण कहते हैं। तो इस तरीके से आपको वन क्षेत्र और वन आवरण क्लियर हो जाने चाहिए। अब हम बात करते हैं वृक्ष आवरण की। तो देखिए, वह भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से कम हो और इस भूमि पर लगे पेड़ों का कैनोपी घनत्व 10% से कम हो। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 1 हेक्टेयर से अधिक और कैनोपी घनत्व 10% से अधिक होगा तो क्या कहलाएगा, वन आवरण कहलाएगा। लेकिन अगर भूमि का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से कम हो और उस पर लगे पेड़ों का कैनोपी घनत्व 10% से कम हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वृक्ष आवरण कहेंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए कि वन आवरण किसे कहेंगे और वृक्ष आवरण किसे कहेंगे। वहीं अगर कभी आपसे वन क्षेत्र भी पूछ दिया जाता है तो आपको याद रखना है कि वन क्षेत्र और वन आवरण में डिफरेंस क्या होता है। तो इस तरीके से आपको ये बातें समझ में आ गई। मुझे पता है आपको क्या परेशान कर रही है, आपको कैनोपी घनत्व समझने में दिक्कत आ रही होगी, तो कोई बात नहीं, आगे उसकी भी बात करते हैं। फिलहाल थोड़ी सी बातें और हैं, उसको पहले जान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये जान लेते हैं कि डेंसिटी के आधार पर वनों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो अगर हम सबसे पहले श्रेणी की बात करें तो हम लोग उसे अत्यधिक सघन वन कहते हैं, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में VDF भी कहते हैं। और ये जो VDF है उसका फुल फॉर्म होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी कि अत्यधिक सघन वन। और दूसरी जो श्रेणी होती है वो होती है मध्यम सघन वन, जिसे हम लोग मीडियम डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। और तीसरी जो श्रेणी होती है उसे हम कहते हैं खुले वन, जिसका हम लोग शॉर्ट नेम OF देते हैं, जिसका मतलब होता है ओपन फॉरेस्ट। वहीं अगर हम अत्यधिक सघन वन की बात करें तो इसका जो चंदवा घनत्व होता है वो 70% से अधिक होता है। अगर हम मीडियम सघन की बात करें यानी कि मध्यम सघन वन की बात करें तो इसका जो चंदवा घनत्व होता है वो 40% से 70% के बीच होता है। और वहीं अगर हम खुले वन की बात करते हैं तो इसका चंदवा घनत्व जो होता है वो 10% से 40% के बीच होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको ये समझ में आ गई होगी कि डेंसिटी के आधार पर वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें से कि पहला जो होता है वो अत्यधिक सघन वन, जिसका चंदवा घनत्व 70% से अधिक है, और मीडियम सघन वन जिसका चंदवा घनत्व 40% से 70% के बीच है, और खुले वन जिसका चंदवा घनत्व 10% से 40% के बीच है। फ्रेंड्स, ये जो चंदवा घनत्व है इसे हम लोग कैनोपी डेंसिटी कहते हैं, यानी कि चंदवा घनत्व और कैनोपी डेंसिटी दोनों एक ही होता है। कैनोपी डेंसिटी कहें या फिर चंदवा घनत्व कहें, बात बराबर होता है। अब आप ये सोच रहे हो कि होता क्या है, तो देखिए, पेड़ों की छांव से घिरा क्षेत्र, यानी कि पेड़ों की छांव से जो क्षेत्र घिरा होता है उसे ही हम लोग कैनोपी डेंसिटी या फिर चंदवा घनत्व कहते हैं। तो उम्मीद है आपको अब ये चंदवा घनत्व और कैनोपी डेंसिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं एक और प्रकार होता है जिसे हम लोग स्क्रब्स कहते हैं, और इसका जो कैनोपी डेंसिटी होता है वो 10% से कम होता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया हो कि सघनता के आधार पर वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, वो कौन कौन से हैं। साथ ही आपको स्क्रब्स भी समझ में आ गया होगा कि स्क्रब्स किसे कहते हैं। और हमने जो बार बार एक टर्म का
प्रयोग किया है, कैनोपी डेंसिटी या चंदवा घनत्व, तो उसे हम लोग कैसे समझेंगे। तो उसका मतलब होता है पेड़ों की छांव से घिरा क्षेत्र। तो यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई है। ये सब जो हमने पढ़ा फ्रेंड्स, ये इसकी बेसिक बातें थी और इसमें जो नई नई चीज़ों को जोड़ा गया है वो सब बातें थी। अब हम इस रिपोर्ट की मुख्य बातों पर चर्चा करते हैं। IFSR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में कुल वन और वृक्ष आवरण है 80.9 मिलियन हेक्टेयर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। तो फ्रेंड्स, ये डाटा आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। वहीं अगर हम इसकी तुलना 2019 की रिपोर्ट से करें तो हम पाएंगे कि 2019 के आकलन की तुलना में देश का जो कुल वन और वृक्ष आवरण है उसमें 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और ये जो वृद्धि है वो 0.28% की वृद्धि है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद होना चाहिए कि 2019 की तुलना में हमारे कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और अगर हम प्रतिशत वृद्धि की बात करते हैं तो वो कितनी है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब आइए अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डाटा को देख लेते हैं, और ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम लोग कह सकते हैं दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आइए अब हम जान लेते हैं। अगर हम अपने देश में कुल वन आवरण की बात करते हैं तो वो है 7,13,739 वर्ग किलोमीटर, और इसमें जो वृद्धि दर्ज की गई है वो 1540 किलोमीटर है, और इसका जो प्रतिशत है वो 21.71% है। वहीं अगर हम वृक्ष आवरण की बात करते हैं तो हमारे देश में टोटल 95,748 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है वृक्ष आवरण का, और इसमें 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है इस वर्ष, और ये जो प्रतिशत है वो कितना है, 2.91% है। वहीं अगर हम टोटल की बात करते हैं तो हमारे जो वृक्ष आवरण और वन आवरण है वो टोटल है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, और टोटल में जो वृद्धि हुई है यानी कि वन आवरण और वृक्ष आवरण को मिला करके वो वृद्धि हुई है 2,261 वर्ग किलोमीटर। और वहीं अगर हम प्रतिशत की बात करते हैं तो वो हो जाएगा 24.62%। तो फ्रेंड्स, आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, आपको इसे भूलना नहीं है, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम शीर्ष 5 राज्यों को याद करते हैं। कौन से शीर्ष 5 राज्य? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले शीर्ष 5 राज्य। तो अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें शीर्ष 5 राज्यों को जहाँ की वन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, चौथे नंबर पे उड़ीसा है, और 5वें नंबर पे महाराष्ट्र है। तो ये शीर्ष 5 राज्य हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, जहाँ पे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से वन सर्वाधिक है। वहीं अगर हम प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो शीर्ष 5 राज्य हो जाएंगे मिजोरम, जहाँ 84.53% वन क्षेत्रफल है, और अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो वो सेकेंड नंबर पे है, और यहाँ पे 79.33% वन क्षेत्रफल है। थर्ड नंबर पे मेघालय आता है, फोर्थ नंबर पे मणिपुर आता है, और फिफ्थ नंबर पे नागालैंड आता है। तो ये डाटा आपको याद रखना है। मैंने यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं दिया है क्योंकि वो आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, आपको बस शीर्ष 5 राज्यों के नाम याद रखने हैं। और अगर हम प्रतिशत की बात करें तो आप शुरू के 3 राज्यों का प्रतिशत याद कर सकते हैं, हो सके आपसे एग्ज़ाम में पूछ दे। जनरली क्षेत्रफल नहीं पूछा जाता है, लेकिन प्रतिशत कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो वो आप याद रखेंगे कम से कम 3 राज्यों के। फ्रेंड्स, हमने सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य तो देख लिए, अब हम जानते हैं न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले राज्यों के बारे में। तो वो शीर्ष 3 राज्य जहाँ की वन क्षेत्रफल सबसे कम है, तो वो है हरियाणा, जहाँ की सबसे कम वन क्षेत्रफल पाया जाता है, मात्र 1,603 वर्ग किलोमीटर ही वहाँ पे वन क्षेत्रफल है। और दूसरे नंबर पे आता है पंजाब, जहाँ की 1,847 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल है। और अगर हम गोवा की बात करें तो यहाँ पे 2,244 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल है। तो आपको ये तीनों राज्य याद होने चाहिए जहाँ पे कि न्यूनतम वन क्षेत्रफल पाया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं वन आवरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य, यानी कि वैसे 3 राज्य जहाँ की वन आवरण में वृद्धि दर्ज की गई है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, जहाँ की 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरे नंबर पे है तेलंगाना, जहाँ की 632 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा उड़ीसा, जहाँ की 537 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। तो इस तरीके से आपको
वन आवरण में वृद्धि दिखाने वाले ये 3 शीर्ष राज्यों के नाम याद होने चाहिए। वहीं अगर हम बात करें वन आवरण में नुकसान या कमी दिखाने वाले शीर्ष राज्यों की, तो वो पूर्वोत्तर के राज्य हैं और उनका जो शीर्ष 5 राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर, फिर मेघालय, उसके बाद मिजोरम और 5वें नंबर पे है नागालैंड। तो आपको ये 5 राज्य भी याद होने चाहिए जो कि पूर्वोत्तर राज्य हैं और यहाँ पर वन आवरण में नुकसान या कमी दर्ज की गई है। वहीं अगर हम बात करें भारत में वन आवरण में शीर्ष राज्य, फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था बहुत घने वन किसे कहते हैं, मध्यम रूप से घने वन किसे कहते हैं और खुले वन किसे कहते हैं। अगर हम इस रिपोर्ट के आधार पर बात करें तो हम पाते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बहुत घने वन पाए जाते हैं, यानी कि वनों की जो कैटेगरी है जिसे हम लोग वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है और उसका जो क्षेत्रफल है वो है 21,095 वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर हम मध्यम रूप से घने वन की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है और इसका क्षेत्रफल है 34,341 वर्ग किलोमीटर। अगर हम खुले वन की बात कहते हैं तो वो भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 36,465 किलोमीटर है। अब हम मैंग्रोव कवर की बात कहते हैं, यानी कि हमारी जो IFSR 2021 है इसमें मैंग्रोव वनों के बारे में क्या डाटा बताई गई है। तो देखिए जो मैंग्रोव कवर है उसका कुल क्षेत्रफल है 4,992 वर्ग किलोमीटर और ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। तो ये हमें याद होना चाहिए कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है और ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। वहीं अगर हम इसकी तुलना 2019 के रिपोर्ट से करते हैं तो हम पाते हैं कि मैंग्रोव वन में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। और अगर हम सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र वाले राज्यों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है जहाँ की 2,114 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव वन है और दूसरे नंबर पर गुजरात आता है जहाँ 1,175 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है मैंग्रोव वन का। और अगर हम अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो वो तीसरे नंबर पे है जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर मैंग्रोव वन वाले जो क्षेत्र हैं वो 616 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। अगर हम मैंग्रोव कवर में सर्वाधिक वृद्धि वाले शीर्ष 3 राज्यों को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा पाते हैं कि उड़ीसा में 8 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव कवर में वृद्धि हुई है और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में वृद्धि देखी गई है जो कि 4 किलोमीटर वृद्धि है और कर्नाटक की बात करें तो ये तीसरे नंबर पे है और यहाँ पर 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि उस राज्य का नाम बताइए जहाँ की मैंग्रोव कवर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है तो वो हो जाएगा उड़ीसा जहाँ की 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं अब हम बात करते हैं जंगल में आग की। हम लोगों ने देखा था कि ये जो रिपोर्ट है वो इसकी भी रिपोर्ट पेश करता है कि जंगल में जो आग है उसकी क्या स्थिति है। तो देखिए 35.46% जो वन क्षेत्र है वो जंगल की आग से ग्रस्त है, यानी कि हमारा जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से 35.46% जंगल की आग से ग्रस्त है। और ये आकलन किया गया है कि 2030 तक भारत के 45 से 64% वन जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान से प्रभावित होंगे। और अगर हम बात करें लद्दाख की तो वो सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है, तो आपको ये भी याद रखना है। और अब हम अगर बात करते हैं कार्बन स्टॉक की तो देखिए देश की वनों में कुल कार्बन स्टॉक जो है वो 7,204 मिलियन टन है, जो कि अगर हम 2019 से तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसकी वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन की दर्ज की गई है। फ्रेंड्स अगर हम बाँस के वनों की बात करें तो हम पाते हैं कि वर्ष 2019 में वनों में मौजूद बाँस की संख्या थी 13,882 मिलियन, जो कि अब 2021 में बढ़कर हो गई है 53,336 मिलियन। तो आपको ये याद रखना है कि 2019 की तुलना में 2021 में बाँसों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर हम अन्य पहलू को देखें तो हम पाते हैं कि वर्ष 2011 से 21 के मध्य भाग गलियारों में वन क्षेत्र में 37.15 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगर हम प्रतिशत में देखें तो हम देखते हैं कि 0.32% की वृद्धि हुई है। लेकिन अगर हम बाघ अभयारण्यों की बात करें तो हम पाते हैं कि उसमें 22.6 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, जो कि कमी प्रतिशत है 0.04%। तो हमें इससे ये याद रखना है कि जो गलियारों में है वो
37.15 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और अगर हम बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो 22.6 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। और ये किसके मध्य की बात की जा रही है, तो 2011 से 21 के मध्य भाग की बात की जा रही है। वहीं अगर हम देखें तो इन 10 वर्षों में पाएंगे कि 20 बाघ अभ्यारण्यों में वन आवरण में वृद्धि हुई है और 32 जो बाघ अभ्यारण्य हैं उसके वन आवरण क्षेत्र में कमी आई है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। और अगर हम बात करें वन क्षेत्र में वृद्धि की कि मतलब कहाँ कहाँ वृद्धि हुई है, तो हम पाते हैं कि जो पश्चिम बंगाल का बक्सा वन क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। उसके बाद सेकंड नंबर पे अन्नामलाई आती है जो कि तमिलनाडु में है, और फिर इंद्रावती रिजर्व आता है जो कि छत्तीसगढ़ में है। वहीं अगर हम वन क्षेत्र में कमी की बात करें तो कवल जो कि तेलंगाना में है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की गई है। और उस सेकेंड नंबर पे आती है भद्रा जो कि कर्नाटक में है, और उसके बाद आता है सुंदरवन रिजर्व जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो इस तरीके से हमें इस डाटा को याद रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे सुंदरबानी लिखा हुआ है, सुंदरबानी नहीं सुंदरवन होगा, आप इस बात को याद रखेंगे। और अगर हम स्क्रब्स का भी सर्वेक्षण किया गया है फ्रेंड्स, लेकिन उन्हें वनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया। स्क्रब्स क्या होता है वो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, जिसका कैनोपी डेंसिटी 10% से कम होता है उसे हम लोग स्क्रब्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपके साथ इस रिपोर्ट की मुख्य बातों को शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।